हेलो बच्चों। चलो बच्चों, सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। ऑल स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बच्चों, आज जो हम लोगों का सब्जेक्ट है वह केमिस्ट्री का क्लास है, और वह क्लास 12th का क्लास, वह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे भी आप लोगों को बहुत तबाह करता रहता है, इसलिए इसकी तबाही को समाप्त किया जा रहा है। बस आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत इजी वे में मैं कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। जैसा आप देख रहे हैं इस वाइट बोर्ड पर जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर डाई एजोनियम साल्ट यानी डाई एजोनियम लवण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जैसा आप जान रहे हैं, ये डाई एजोनियम लवण, ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा। छोटी से छोटी बातें को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन बनाता है वह बड़ी अलग ढंग से बनाता है। आप जरा फीलिंग करोगे तो ये क्वेश्चन जो परीक्षा में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन डाल देता है सीधा। सो मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, और यह एमीन जो आपका एक चैप्टर है उससे है संबंधित है। ये जो आपको डाइजोनियम लवण का जो सूत्र है, आप इसे एक समझेंगे, डाइएजोनियम लवण, लवणों का एक सामान्य सूत्र है। याद रखना है आपको, मैं इसलिए आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को लिखने के बाद कुछ चीजें समझ में स्पष्ट तौर पर आ जाती है। सामान्य सूत्र है वह है आर, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, यहां आएगा, देखो यहां आर एन टू, ऊपर जो है प्लस का साइन आयन, और यहां एक्स ऊपर माइनस का साइन। ये इसका क्या है बच्चे, सामान्य सूत्र है। इसको हम लोग नॉर्मल फार्मूला कहते हैं। ये इसके कौन फार्मूला है, नॉर्मल फार्मूला है। याद रखना है आपको, सभी बच्चे इसको समझेंगे। अब रही बात, छोटी छोटी बातें ये आती है कि सर आपने तो इसका नाम लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब यह आर से क्या आएगा, एरिल समूह। ठीक बात समझ में आया। आर से देखो यहां पर समझो बात को, यहां जो आर आपके पास आ रहा है, ये जो आर आ रहा है, आर जो आपका है वह रियल में क्या है, एरिल है। अब तुम हमसे पूछोगे कि भाई एरिल आप क्यों दे रहे हैं। एरिल समूह यानी एरोमेटिक, एरोमेटिक ग्रुप में जा रहा है। सर एरोमेटिक क्या एलिफैटिक का ही नहीं हो सकता है? बिल्कुल, इसका आंसर हम बताएंगे आपको जब इसका हम स्थायित्व के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, ये जो N2 है ये रियल में एजोनियम है। देखो बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, N2 का मतलब हुआ डाई एजोनियम ग्रुप, और ध्यान देना है आपको, इसका मतलब होता है डाई एजोनियम ग्रुप है, और इसका मतलब होता है डाई एजोनियम ग्रुप। याद रखना, ये डाई एजोनियम, एजोनियम समूह, और ध्यान देना है आपको। अब डाई एजो का मतलब होता है, यहां प्लस है, डाई एजो का मतलब होता है, ध्यान दो यहां, डाई एजो का अर्थ है दो नाइट्रोजन। ध्यान रखना है, इसका मतलब हुआ आपका दो नाइट्रोजन। बहुत इजी वे में आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। टेक्निकली बातें जो हम लोग समझेंगे, यहां समझिए। और यहां जो एक्स आ रहा है, टेक्निकली बातें समझते चलिए आप लोग, इजी वे में हम लोग समझेंगे इस चीज को।
ये जो आ रहा है ये आयन है। सर इसके स्थान पर कौन हो सकता है? तो इसके स्थान पर आप जानते हैं कि ये साइन जो है रियल में हाइड्रोजन का है, तो उसके कुछ पार्टनर होंगे, उसके कुछ पार्टनर होंगे। और HO4 यहां पर कौन आयन होगा? माइनस। हाइड्रोजन सल्फेट, यहां जो आयन आ रहा है वह क्या आ रहा है? हाइड्रोजन सल्फेट। ये आएगा इसे जबर याद रखना है आपको। और यहां जो आएगा, एक दो चीजें और मैं चेक कर लूं आपको, Br4 माइनस, ये सब इसके जगह पर आएंगे। आपको कोई पूछेगा कि साहब इसके जगह पर कौन कौन आयन आएंगे, तो ये आयन आएंगे। थोड़ा बड़ा लिखा गया, आप छोटा लिखना होगा, हल्का छोटा। हाँ, तो ये आयन इसके जगह पर आएंगे और इसी के आधार पर इसका नामकरण होगा। जैसे मैं अनुसूत्र लिखता हूं आपको, यहां जो है C6H5, देखो C6H5 N2, और यहां मैं लिख देता हूं आपको Cl माइनस। सार Cl माइनस आयन है, Cl पर माइनस नहीं, आयन कहो। तो ये इसका क्या नाम होगा? जा सोचो। डाइएजोनियम तो होगा, बिल्कुल होगा। यानी कहने का अर्थ है बेंजीन C6 है, डाइएजोनियम क्लोराइड, नाम इसका होगा बेंजीन डाइएजोनियम बच्चों ध्यान देना है, क्लोराइड। ये हो गया। अगर आपको इसी तरह नाम लिखना पड़े, और भी नाम लिख सकते हैं आप। C6, आप ध्यान दो, C6H5। अगर मैं यहां पर HO4 माइनस अगर ये लिखूं, तो सर इसका क्या नाम होगा? अगर आपको इसका नाम पूछा जाए तो इसका नाम होगा, वैसे ही कर देना है, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप तो समझ गए होंगे, इसके नाम लिखने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इसके नाम लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर की बात होगी, तो आप इसके स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जहां x के जगह पर हम अन टर्म को वहां पर रखेंगे। हाँ, ये आपके पास ये बात ध्यान दिया जाता है, बड़ी अच्छी चीज आई ये बात आपको। इसकी जो व्याख्या होती है, मैंने बोला कि भाई इसका ई फॉर्म क्यों नहीं चलता है, इसकी जानकारी मैं दे दूं आपको। मैं बोला आपको, ये जो है, ये आपको ये बात जाननी पड़ेगी आपको, क्यों है, क्योंकि यह रेजो ने, अब यहां देखो एक वर्ड आएगा, मैं इसकी चर्चा आगे ले चलता हूं। आइए, आगे की चर्चा में हम देखेंगे कि यहां अगर इसके रेजोनेंस को आप देखेंगे, अनुनाद को आप देखोगे, तो इसका अनुनाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्टेबल दिखाई पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कहने का अर्थ है
या इसका जो एरिल समूह होता है, पूछा जाएगा आपसे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा हम आगे आ जाते हैं, आगे आ जाइए। हाँ, याद देखिए, ये बेंजीन डाइजोनियम का अनुनाद रूप दिखाया गया है। समझिए यहां पर, ये बेंजीन डाई एजोनियम का अनुनाद, ये रेजोनेंस दिखा रहा है बेंजीन डाइजोनियम का अनुनाद। अब समझो, ये देख रहे हो, अनुनाद का मतलब ये हुआ कि इसमें देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा यहां पर रनिंग में है। देख लो, चेक करते चलो, यहां पर मैंने प्लस दिया है नाइट्रोजन पर, क्योंकि 4 4 बॉन्ड है, एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया। इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करेगा ये बॉन्ड का, फिर देखो यहां पर रेजोनेंस का साइन है, ये बॉन्ड यहां मूव करेगा तो हम 2 घट जाएगा। फिर देखो यहां पर ये पर इलेक्ट्रॉन जो तीर का समय दिखा रहा हूं, वह रेजोनेंस को दिखा रहा है और इलेक्ट्रॉन के मोशन को दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को क्या कर रहा है, वह दिखा रहा है। इसमें कहीं कोई समस्या आप लोगों को नहीं है। अब देखिए, हाँ, यहां यह है कि ये अगर एरोमेटिक है, अगर ये एरोमेटिक है, एरिल समूह है, एरिल, या इसको हम लोग एरोमेटिक कहते हैं, एरोमेटिक है, एरिल, यहां पर क्या आ जाए, एरोमेटिक, AR, तो देखिएगा, तो अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण अस्थायित्व संभव है, लेकिन आपको ध्यान देना है, एलिफैटिक में याद रखना है आपको, लेकिन जो है एलिफैटिक आपने पढ़े होंगे, एलिफैटिक में क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान दो, एलिफैटिक में आप जैसा जान रहे हैं कि इसके स्ट्रक्चर की जो एलिफैटिक बनेगा उसमें अनुनाद नहीं होंगे, वहां पर ऐसा अनुनाद संभव नहीं है, ऐसा अनुनाद वहां पर क्या नहीं है बच्चे, संभव नहीं है, अनुनाद का अस्थायित्व संभव नहीं है। में ऐसा अनुनाद का अस्थायित्व संभव नहीं है, ऐसा अनुनाद का अस्थायित्व संभव नहीं है, इसलिए यह केवल आपको एरोमेटिक में होता है, एलिफैटिक में संभव नहीं होता है। अब कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान सुनिए। अब रहा कि सर ये बनते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं, रियल में कोई पूछेगा तो बनने से ही इसके परिभाषा आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जैसा बनेगा वैसा डिफिनीशन ही आपको उपलब्ध होगा। चलिए, ये बनते कैसे हैं बड़ी बार आ रहा है, तो आपके किताब में ये दे रखा है, आपका जो एनसीईआरटी को यूज करता है इक्वेशन C6, तो मैं एक समीकरण लिख रहा हूं इसका, और इस समीकरण इंपॉर्टेंट होगा और समीकरण से बनेगा परिभाषा। सर ये समीकरण कैसे करेगा काम, देखो आपके पास आया C6H5NH2, अगर कोई पूछेगा तो नाम बोलना पड़ेगा एनिलीन, एनिलीन उसका जनरल नाम है, वैसे नाम होगा एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। ये जो रिएक्शन करेगा, मैं आपको अलग रिएक्शन भी बताऊंगा आपको, यहां जो रिएक्शन करेगा सोडियम नाइट्राइट
प्लस HCl, HCl समझ रहा होगा, HCl तुमने समझा होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइट, और यहां आ गया हाइड्रोजन क्लोराइड। और एक बात ध्यान रखना, यहां जो रिएक्शन होगा ना वह बर्फ की तरह शीतलता होना चाहिए। जो तुम्हारा टेम्परेचर जो दे रखा है रियल में, वह टेम्परेचर तुम काउंट करोगे जो तुम्हारा NCERT अब देता है, वह दे रहा है 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, 273 से 278 केल्विन। एक दो बातें मैं और बता दूं कि अगर आप यहां पर टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे, यानी 0 से लेकर 5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तो यह जो है ना फिनॉल बना लेगा। हाँ, यानी कहने का अर्थ है कि 0 से 5 डिग्री जो टेम्परेचर दिया गया है ना, अगर आप इसको सेंटीग्रेड में बदलोगे तो वही टेम्परेचर होगा 0 से लेकर 5। तुम जानते हो क्या है, तुम समझ सकते हो। ये 273 केल्विन जो है रियल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 278 केल्विन जो है वह समझ जाइए आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप पढ़े होंगे, अगर इसको बदलने आता होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैं बताऊं आपको, इसका जो बन रहा है, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो C6H5N2 पर प्लस दे दो, यहां ध्यान दो क्या रहा है आपके पास, हाँ Cl, यहां Cl आ गया। अब प्लस क्या रहा है, सोडियम क्लोराइड, एक वर्ड अलग हो जाएगा, वह अलग होगा सोडियम क्लोराइड, और आपके पास जल निकलेगा। यहां आएगा सोडियम क्लोराइड और वाटर, यहां आ रहा है सोडियम क्लोराइड, अब प्लस क्या आ रहा है यहां पर, वाटर बैलेंस कर लो बउआ, थोड़ा बैलेंस कर लो। हाँ, अब ये तो आपके किताब का है, देखो यहां। अब रही बात कि सर इसकी परिभाषा क्या होगी, सर इसकी परिभाषा क्या होगी, समझिए। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा भाई कैसे बनता है, यही बन गया, ये बन गया बेंजीन डाई एजोनियम, यहां क्लोरीन है तो क्लोराइड। कोई आदमी अगर इससे आपका डिफिनीशन पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा। आप लोगों को इसका जो डिफिनीशन पूछेगा तो अगर सुनिए, परिभाषा कैसे बनाओगे थोड़ा सोच लो, परिभाषा कैसे बनाओगे इसको देखो। ये दोनों जो भाई है, ये दोनों भाई अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, चेक कर लो। आओ अलग से चेक कर लेते हैं। तो इसी इक्वेशन को ऐसे चेक करो, NaNO2 अगर ये रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन कर रहा है, हाँ HCl से, तो क्या बनेगा चेक कर लो। ये बनेगा NaCl प्लस HNO2 नाइट्रस, ये जो बन रहा है रियल में बन रहा है नाइट्रस, और नाइट्रस अम्ल बन रहा है। यानी अगर आप ऐसे लिखना चाहेंगे, ये बन गया, कौन सी बन गया बच्चे, नाइट्रस अम्ल। ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को केयर करना है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर केयर नहीं करोगे तो मामला बड़ी गंभीर है बच्चा, बहुत गंभीर। आइए अब यहां समझो, ये क्या है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराते हो, कराने के बाद 273 से 278 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो एक लवण बनता है, उसी लवण का नाम डाई एजोनियम लवण होगा। परिभाषा जो बनेगा ऐसे देखेंगे, आप इसको समझिए। ये जो है ना, इसको जो है हम लोग डाई एजोनियम लवण कहेंगे, नाइट्रस। हाँ ध्यान दो, यानी एरोमेटिक प्राइमरी एमीन
एरोमैटिक एरोमैटिक प्राइमरी एमीन एरोमैटिक प्राइमरी एमीन को नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया अभिक्रिया हम लोग कराते हैं और ये अभिक्रिया 273 से 278 केल्विन ताप पर कराने पर विशेष प्रकार के अतिक्रियाशील देखो यहां पर अति क्रियाशील, ध्यान दीजिए यहां पर, और काम अस्थाई लवण बनता है। इस लवण को बेंजीन, इस लवण को डाइएजोनियम लवण कहते हैं। अगर यहां चूंकि बेंजीन बन गया है तो आप बेंजीन डाइएजोनियम लवणिका से एरोमेटिक लगाई थी आप, तो डाइएजोनियम लवण, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम लवण कहते हैं। ध्यान रखो, इसका नाम हम लोग देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण कहते हैं। अब रही बात कि सर ये जो लवण आ रहा है, तो क्या इस लवण के कौन कौन से भौतिक गुण होंगे, रासायनिक गुण होंगे, इसे आपको जानना है। ये जो है ना कैसा है, इसको आपको जानना है। देखिए अब यहां एक एक बात समझते हैं। समझना यहां पर ये है, ये जो है आपको यहां जो है ये, इसका हम रासायनिक गुण लिखें, इसका हम भौतिक गुण लिखते हैं बच्चों, ध्यान दो। इसके भौतिक गुण क्या क्या होंगे? इस दो पार्ट में आपको मिलेगा। भौतिक गुण में ये होगा, ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है।
ये रंगीन क्रिस्टलीय ठोस है, ठोस है, लेकिन हवा में ये कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। हवा में आप इसको देखोगे तो रंगीन हो जाएगा, ध्यान रखा। देखने पर, हवा में देखने पर ये कैसा हो जाता है बच्चे, रंगीन। पॉइंट नंबर दो देखो, यह जलीय विलयन में चालक है। बताए क्यों? क्योंकि इसमें आयन है। ये क्या है, चालक होता है, माने विद्युत का चालक। क्यों चालक है? क्योंकि इसमें आयन है। अच्छा, ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। छोटी छोटी बात ध्यान रखिए, ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ध्यान रखना है आपको। ये कैसा होता है बच्चे, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ध्यान रखना है आपको। अच्छी चीज ये बात ध्यान रखनी है, ये जल की जो स्थिति इसमें है, ये जल में जो है कुछ जगह पर घुलनशील है और कुछ जल पर में क्या है, अघुलनशील है, ध्यान रखना होगा। अक्षर भी थोड़ा सीधा नहीं हो पा रहा है। या ध्रुवीय प्रकृति के हैं। अगला टॉपिक जो मैं लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझना आया। ये ध्रुवीय प्रकृति के हैं, साथ साथ यहां जो है ध्रुवीय प्रकृति के हैं, यह जो है बहुत अस्थायी है, इसे तुरंत भंडारण करना पड़ता है। इसको आपको तुरंत क्या करेगा, भंडारण करना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि बहुत अस्थायी प्रकृति का है, इसका भंडारण किया जाता है। और ये क्या होता है, ठंडा जल में और गर्म जल की स्थितियों में, दोनों में थोड़ा इसके गुण में परिवर्तन आता है। यहां देखिए, यहां पर कहने का अर्थ है क्या, ये जो है ना, ये ठंडा पानी में, समझो बात को, घुलनशील है। मैंने जो लिखा जलीय विलयन चालक है, और ये मैं लिख रहा हूं कि ये जलीय विलयन में, ठंडे जलीय विलयन में, ठंडे जल में क्या ये विलेय है, माने घुल सकता है, गर्म में नहीं। और गर्म पानी में रखोगे तो ये पता है क्या करेगा, रिएक्शन करने लगेगा, आपको एकदम इजी वे में रिएक्शन करने लगेगा। सो आपको इस बात को ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। इसका जो क्वालिटी है, इसके जो प्रॉपर्टी हैं, इसके जो गुण हैं, उस गुण को हम थोड़ा चर्चा में ले लेते हैं। इसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं इसका। एक होता है इसके जो रासायनिक गुण है, वह जो है, इसके जो रासायनिक गुण है, इसको हम लोग देखें। इसके जो रासायनिक गुण हैं, इसको हम लोग देखेंगे।
पहला नंबर जो आएगा रासायनिक गुण में वह क्या आएगा, उसको सोचिए। पहला एक गुण अध्ययन करेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाइट्रोजनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका मतलब हुआ कि इसके रिएक्शन में नाइट्रोजन हटेंगे, यानी आपको नाइट्रोजन प्रतिस्थापित होगा। नाइट्रोजन क्या हो रहा है यहां पर, नाइट्रोजन जो है ये प्रतिस्थापित हो जाएगा, माने हट जाएगा। प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन से हट जाता है, वहां से विस्थापित हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना है, अब यहां एक बात ध्यान रखना है कि भाई ये जो हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब इस तरह से कुछ एग्जाम्पल भी हम आएगा। अब यहां पर नाइट्रोजनी जो प्रतिस्थापनिक अभिक्रिया है, ये जो है ना, ये स्थापनिक किसके द्वारा होता है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। कौन कौन चीज नाइट्रोजन को डिस्प्लेस करता है, ये बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो है नाइट्रोजन को जो डिस्प्लेस करने वाला है, नाइट्रोजन N2 को प्रतिस्थापित करने वाला कौन होगा, करने वाला जो समूह है, ध्यान रखना है आपको, करने वाला समूह, ध्यान रखिए इसको। कौन कौन चीज है जो इसको हटा रहा है, आपको ये ध्यान देना होगा। यहां आएगा हटाने वाले जो हैं, समझिए, ये आ गए क्लोरीन, हटाने वाले समूह हैं इनका क्लोरो आयन, ये ब्रोमो आयन, आयोडीन का, इसके अलावा आपके पास बहुत सारे आएंगे बुआ। अब उसके बाद आपके पास आ रहे हैं कौन, ब्रोमीन आ गया है, क्लोरीन आ गया। चलो यहाँ ये CN आयन और OH, ये सब क्या करता है, नाइट्रोजन को हटाता है, नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। ये सब नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। देखो यहाँ पर, हाँ, अगर इसका कुछ एक नेमिंग रिएक्शन आएगा, देखो यहाँ पर इसका एक नेमिंग रिएक्शन आ रहा है दूसरा पॉइंट में, सैंड मायर रिएक्शन, याद रखना पड़ेगा आपको, सैंड मायर अभिक्रिया, सैंड मायर अभिक्रिया। याद रखिए इसको, एक एक वर्ड को क्लियर रखिए आप लोग। ये सैंड मायर रिएक्शन क्या है, इसको जानना होगा। आप इसको समझिए कि सैंड मायर रिएक्शन में आप लोगों को क्या करना है। तो देखो यहां जो इस सैंड मायर रिएक्शन है, इसमें क्या रिएक्शन होगा, देखिए यहां पर वही रिएक्शन जो मैंने पहले ऊपर लिखा है उसी को आपको लिखना है। ये रिएक्शन आपको छोटा में समझा रहा हूं आपको। जैसे ये एरिल हुआ, क्योंकि आपको पता है इसमें एरिल ही वर्क करेगा, और इसके साथ जुड़ा होगा नाइट्रोजन। यहां ध्यान दीजिए, एक नंबर से आप ध्यान दीजिए। और यहां पर आपके पास अगर क्लोरीन रख के रिएक्शन करा रहे हो तो क्लोरीन दे दो, एक्स रख के रिएक्शन करा रहे हो तो एक्स दे दो। चलो हटाओ, मैंने यहां एक्स आयन दिया। ये रिएक्शन करेगा, ध्यान दीजिए किन किन चीजों से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा। देखो यहां बहुत छोटा में समझा रहा हूं आपको, याद हो जाएगा। चलो यहां पर आएगा
Cu2Cl2 अब प्लस HCl, तो पता है क्या बनेगा, ArN2 यहां आ जाएगा Cl, अब प्लस देखो यहां पर N2 क्या हो रहा है प्रतिस्थापित, तो N2 क्या हो जाएगा यहां से हट जाएगा, N2 क्या हो रहा है बउआ प्रतिस्थापित, इसका मतलब है कि N2 यहां से क्या हो जाएगा हट जाएगा और N2 गैस बाहर की ओर निकल जाएगा। चलो ठीक है। दूसरा नाम आएगा, ध्यान दो छोटी चीज, Cl2, हाँ यहां दे दो Br, यहां दे दो HBr, रिएक्शन देखो, फिर रिएक्शन वही, खाली H जगह Br डाल दो, कोई भारी नहीं है, जहां आपने H लिखा Cl लिखा है ना वहां Br डालो, काम खत्म। और प्लस कौन गैस निकल रहा है, N2 गैस। फिर यहां देखो यहां क्या आएगा CuCN और रिएक्शन KCN, ध्यान दो ये दोनों सेम होना चाहिए, तो जो रिएक्शन आएगा वह जहां आपने क्या दिया था, जहां आपने क्या दिया था N2 दिया था ना रे, जी सर, जहां पर आपने N2 दिया था वहां क्या दे रहे हो, यहाँ N2 जो है, N2 को हम लोग क्या कर बाहर निकाल रहे हैं, तो इसको हटाएंगे सीधा, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, N2 तो बाहर निकाल रहा हूं उनमें, हाँ N2 बाहर निकाल रहे हो ना, बिल्कुल, तो ArCl, यहां कौन आएगा ArBr, यहां आएगा ArCN प्लस N2। अब मैं बताऊं आपको कि इस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को सेंड मायर रिएक्शन कहते हैं, याद रखना बात को, रिएक्शन को नाम नेमिंग रिएक्शन जो होता है वह इंपॉर्टेंट होता है, अब इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत आपको है। अब इस तरह से ये रिएक्शन आपका हो रहा है, इस तरह से ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है, और मैं बताऊं कि यही रिएक्शन आप लोगों को अपडेट करने की जरूरत है। सो मैं इसको रखता हूं, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, ऑल स्टूडेंट्स गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।